नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 18 को। ये हमारी 22 ऑफ सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी वर्कशीट में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रहेगा सॉइल कंजर्वेशन, सेकंड रहेगा वाटर रिसोर्सेज और थर्ड रहेगा प्रॉब्लम्स और द इश्यूज रिलेटेड टू द वाटर रिसोर्सेज। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल क्या होती है? मिट्टी। मिट्टी क्या होती है? द अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ए सॉइल। यानी हमारी जो पृथ्वी है, धरती है, उसकी सबसे ऊपर वाली जो फर्टाइल लेयर है उसको हम बोलते हैं सॉइल या फिर मिट्टी। ये एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट डिपेंड करता है सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर। लेकिन इस सॉइल के साथ, इस मिट्टी के साथ एक समस्या, एक प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। वो प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम। अब ये सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ द अपरमोस्ट फर्टाइल लेयर इज नोन एज ए सॉइल इरोजन। यानी कि मिट्टी की सबसे ऊपरी जो लेयर है वो फर्टाइल है, उसी लेयर का पानी के साथ बह जाना या हवा के साथ उड़ जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। और ये जब सॉइल इरोजन होता है तो मिट्टी बेकार रह जाती है, यानी वो एग्रीकल्चर के लिए उतनी सूटेबल नहीं रहती। अब अगर हमें एग्रीकल्चर करनी है, अगर हमें फार्मिंग के ऊपर फोकस करना है, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें इस सॉइल को कंजर्व करना होगा, यानी मिट्टी के इस कटाव को रोकना होगा। और जिसको रोकने के लिए हमें कई सारे स्टेप्स उठाने होंगे, तो इसे हम बोलेंगे सॉइल कंजर्वेशन। जैसे वाटर कंजर्वेशन होता है ना, पानी की बचत करना, ऐसे ही है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना, सॉइल कंजर्वेशन कहलाएगा। तो इसके काफ़ी सारे मेजर्स या स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे कि हम पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। इसमें फर्स्ट जो वे हो सकता है वो है कंटूर फ्लफिंग। अब ये कंटूर फ्लफिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई हिली एरिया या फिर ये कोई जैसे सैंड ड्यून्स है, जैसे राजस्थान में होते हैं, रेत के टीले हैं। ठीक, अब इसमें एक तरीके से ऐसे जुताई की जा सकती है। अगर हम ऐसे जुताई करते हैं तो क्या होगा? सोइल इरोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी, बारिश का पानी आएगा तो इन नालियों से होते हुए, छोटी छोटी नालियाँ, इनसे होते हुए नीचे की तरफ आएगा और मिट्टी को अपने साथ बहा करके लेके आएगा। यानी कि इससे जो सोइल इरोजन है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। अब इसके लिए रोकने के लिए क्या कर सकते हैं कि इन दीज टाइप ऑफ द हिली एरियाज ऑफ द सैंड ड्यून्स, जो सैंड ड्यून के जो एरियाज है, यहाँ पे हमें कंटूर फ्लफिंग करनी चाहिए, यानी ढाल के विपरीत ऐसे जुताई करनी चाहिए। इसको बोलते हैं कंटूर फ्लफिंग। इससे हम सोइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, एक वे तो ये है। दूसरा जो वे है दैट इज द शेल्टर बेल्ट्स। अब ये शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं कि जैसे प्लांटिंग द ट्रीज इन ए रो, यानी कि जैसे राजस्थान में मेनली किया जाता है, जो ड्राई रीजन है वहाँ पे किया जाता है, एक लाइन में, पंक्ति में ऐसे पेड़ लगा दिए जाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। तो इससे हम सोइल इरोजन को ड्राई एरिया में कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो विंड है उसकी स्पीड कम हो जाती है और मिट्टी है वो हवा के साथ उड़ के एक खेत से दूसरे खेत में नहीं जा पाती। तो शेल्टर बेल्ट इज द अनदर वे टू कंजर्व द सॉइल। उसके बाद थर्ड वे है दैट इज द टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग को हिंदी में कहेंगे सीढ़ीदार खेती। सीढ़ी की तरह बना हुआ ना, यहाँ देखिए ऊपर से ऊपर। अब जो माउंटेन एरिया होता है, हिली एरिया होता है, वहाँ पे ऐसे होते हैं ढाल। अब ढाल के साथ क्या किया जाता है कि जैसा यहाँ पे ढाल है, यहाँ पे खेत बना दिया, यहाँ पे खेत बना दिया, यहाँ पे खेत बना दिया, और वहाँ पर हम खेती करते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ का पानी यहीं रुक गया, यहाँ का पानी यहीं रुक गया, कृषि हो गई, फार्मिंग भी हो गई, और सोइल इरोजन को भी हमने कंट्रोल कर दिया। सो टेरेस फार्मिंग इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव वे टू कंट्रोल द सोइल इरोजन इन द पर्टिकुलरली इन द हिली एरिया। पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ इसी प्रकार की खेती की जाती है। तो इससे भी हम सोइल इरोजन को, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। चौथा जो वे है दैट इज द मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है कि जो जैसे प्लांट्स आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लांट के बीच का जो एरिया होता है, यानी कि ये जो प्लांट्स है, इसका बीच का जो खाली एरिया होता है, उसमें क्या करते हैं कि उसको कवर कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक, जैसे स्ट्रो हो गया, भूसा हो गया, उससे उसको कवर कर दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो सोइल का मॉइस्चर है वो बना रहता है और सोइल इरोजन भी नहीं हो पाता। तो ये होता है मल्चिंग। इससे भी ड्राई एरिया में, जहाँ पे बारिश कम होती है, सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि जैसे फसल है, यहाँ पे ये देखिए, एक अलग क्रॉप है, ये एक अलग क्रॉप है, और यहाँ पर ये एक अलग क्रॉप है। कि इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द अल्टरनेट रोज। अलग अलग रोज में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इसे एक तो बीच में स्पेस नहीं बचता। और स्पेस नहीं बचेगा तो क्या होगा, जो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी है वो उस जड़ों के साथ, उस पौधे की, उस प्लांट की जड़ों के साथ वो चिपकी रहेगी, तो बारिश के पानी के साथ वो बहती नहीं है। तो ये इंटरक्रॉपिंग इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव वे, पर्टिकुलरली इन द हैवी रेनफॉल एरिया में। ठीक, इससे भी हम सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट वन है रॉक डैम्स। अब रॉक डैम्स, यहाँ पे पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये देखिए कि ये एक स्लोपी एरिया, ढाल वाला इलाका है, यहाँ पे तेज बारिश होती है, तो ऐसे रॉक डैम बना दिया। इससे क्या होगा कि पानी की जो स्पीड होगी रॉक डैम से वो कम हो जाती है, यानी कि इसमें पानी की स्पीड है, उसका फ्लो है, वो स्लो डाउन हो जाता है,
तो इससे कटाव कम होगा मिट्टी का। ओके, तो ये भी एक इफेक्टिव वे होता है जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 पिक्चर्स में 6 वेज के बारे में डिस्कस किया कि कैसे हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए इनको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वेज हो सकते हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले मल्चिंग को दोबारा से डिस्कस करेंगे। द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो एंड इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। यानी कि जैसे यहाँ पर फसल है, यहाँ पे फसल है, बीच वाले जो इलाके इसको हमने स्ट्रो या भूसे वगैरह से ढक दिया। ठीक, ओके, और इससे क्या होगा, सॉइल में मॉइस्चर बनी रहेगी। अगर मॉइस्चर बनी रहेगी तो हवा के साथ वो मिट्टी उड़ नहीं पाएगी। ठीक, तो इससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। पहला वे हो गया। सेकेंड वे होता है कंटूर बेरियर्स। ओके, कंटूर बेरियर कंटूर फ्लफिंग से अलग होता है। जैसे ढाल वाले इलाके होते हैं वहाँ पे बेरियर लगा दिए जाते हैं ताकि पानी के फ्लो को थोड़ा सा धीमा किया जा सके। स्टोन्स, ग्रास एंड सोइल आर यूज्ड टू बिल्ड द बेरियर्स अलोंग द कंटूर्स एंड ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बेरियर्स टू कलेक्ट द वाटर। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि कहीं पे ढाल वाला इलाका है वहाँ पे पत्थर लगा दिए, घास वगैरह डाल दिया, ओके, या मिट्टी से कोई ऐसे बैरियर बना दिया ताकि वो पानी का फ्लो कम हो सके। और कई बार ये भी किया जाता है कि वहाँ पे ट्रेंचेस यानी कि गड्ढे बना दिया जाता है कि ताकि वो पानी ऊपर वहीं पे रह जाए। इससे सोयल इरोजन नहीं हो पाता। तो जो कंटूर बैरियर्स है ये भी एक सक्सेसफुल, एक इफेक्टिव मेथड होता है ढाल वाले इलाकों में जिससे हम सोयल के मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है रोक डेम। जैसा कि ऊपर हमने पिक्चर में देखा था कि रोक डेम्स में क्या होता है कि रोक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ द वाटर। यानी कि वाटर के फ्लो को स्लो डाउन करने के लिए रॉयल्स को जो सॉइल्स के कटाव को रोकने के लिए रोक्स है उनका एक ढेर बना दिया जाता है, उसका एक बैरियर बना दिया जाता है। किसके लिए? ताकि वाटर के फ्लो को स्लो डाउन किया जा सके। एंड ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट द गलीज एंड द फर्दर सॉइल लॉस। जो सॉइल का लॉस है फर्दर वो रुक जाता है। यानी इससे गली समझते हो ना, ऐसे खड्ड बन जाते हैं, नालियाँ बन जाती है, तो वो नहीं बन पाती। यहाँ पे एक बार फिर से उस पिक्चर को देखिए, ये देखिए यहाँ पे रोक डैम में क्या है कि ये बैरियर बना दिया। इससे क्या होगा, एक तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी, दूसरी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना ये नाली बनी हुई है, इस प्रकार की और ज़्यादा नालियाँ नहीं बन पाएगी। ओके, तो ये भी एक इफेक्टिव वे होता है सॉइल को कंजर्व करने का। नेक्स्ट है दैट इज़ द टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ीदार कृषि, जैसे कि आप ऊपर थर्ड पिक्चर में देख पा रहे हो। टेरेस फार्मिंग में ऐसे सीढ़ीदार खेत बना दिए जाते हैं। ओके, सो टेरेस फार्मिंग ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और द टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट द फ्लैट सर्फेसेज आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। यहाँ पे ढाल के ऊपर ऐसे सीढ़ियाँ बना दी जाती है, उसके ऊपर फार्मिंग भी हो जाती है और सोइल इरोजन है उसके ऊपर भी रोक लगती है, क्योंकि पानी एक जगह का पानी वहीं पर रोक लिया जाता है क्योंकि वो थोड़ा होता है, दूसरी जगह का दूसरी जगह रोक लिया, फार्मिंग भी हो गई और जो सोइल इरोजन है उसको भी हमने कंट्रोल में कर लिया। ये हिली एरिया में किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है, सिक्स्थ वन हमें दिया गया इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश। किसमें अलग अलग जो क्रॉप्स है वो बोई जाती है अलग अलग अल्टरनेट रोज में, जैसे यहाँ पे अलग क्रॉप है, यहाँ पे अलग क्रॉप है, यहाँ पे अलग क्रॉप है। इससे क्या होता है कि जो हैवी रेनफॉल के एरियाज होते हैं तो बीच में खाली जगह स्पेस नहीं रह पाता, फसलें भी हो गई और पानी के साथ वो मिट्टी बह नहीं पाती क्योंकि जो प्लांट हमने लगाए उसकी जड़ों के कारण मिट्टी की पकड़ बनी रहती है। ओके, तो इंटरक्रॉपिंग इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव वे टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन। उसके बाद नेक्स्ट है कंटूर फ्लफिंग। जैसे मैंने बताया कि ढाल के विपरीत, ढाल है उसके विपरीत ऐसे फ्लफिंग की जाती है, ऐसे जुताई की जाती है, इसको बोलते हैं कंटूर फ्लफिंग। द फ्लफिंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर द वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। यानी कि एक नेचुरल बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है, तो इससे इसका पानी यहीं रुक गया, इसका पानी यहीं रुका है, वो पानी नीचे तक नहीं पहुंच पाता, थोड़ा थोड़ा पानी वहीं एडजस्ट हो जाता है, तो मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता। और नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था ऊपर, शेल्टर बेल्ट, यानी कि एक लाइन में पंक्ति में पौधे लगा दिए जाते हैं, इससे हवा की स्पीड कम हो जाती है और जो मिट्टी है वो हवा के साथ उड़ करके दूसरे खेत में नहीं जा पाती। ओके, सो इन द कोस्टल एंड द ड्राई रीजन्स रोज ऑफ द ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। यानी कि विंड मूवमेंट को रोकते हैं इससे, और इससे मिट्टी है वो हवा के साथ उड़ नहीं पाती। ओके, तो इससे भी हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये हो गए कि हाउ वी कैन कंजर्व द सॉइल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वर्कशीट का वो है वाटर, जल, पानी की बात करेंगे। वही पानी जो आप पीते हो, वही पानी जो आपके घर में आता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स, दिस इज नोन एज द वाटर। यानी कि हमारा 3/4 लगभग 71% जो अर्थ का सरफेस है, 71%, ठीक,
ये 71% जो सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है, बहुत है ना, यानी कि ओनली 25% लैंड एरिया है और 71% वाटर रिसोर्स है, ठीक। ओशियन कवर्स अबाउट द 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट ए रिच वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल लाइफ। जो ओशियंस है वो क्या है, लगभग 2/3 ऑफ हमारे वाटर रिसोर्सेज को कवर करते हैं, यानी 66% के आसपास अपना वाटर है वो ओशियंस में मिलता है, दैट इज सेलाइन वाटर, यानी कि वो खारा पानी है, ठीक। हाउएवर जो ये वाटर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, यानी कि प्लांट्स के लिए हो चाहे एनिमल लाइफ के लिए हो चाहे हमारे लिए हो, हमारे लिए ये वाटर है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हाउएवर इट इज़ सेलाइन, हालांकि जो ओशियन वाटर है वो सेलाइन है, सेलाइन समझते हो, नमकीन है, खारा पानी है, ओके। एंड नॉट यूजफुल और नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, हमारे कंजप्शन के लिए यूजफुल नहीं है या फिर फिट नहीं है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। उसको प्योरीफाई ज़रूर किया जा सकता है लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा हमारे लिए, ओके। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब कितना पानी रह गया, कौन से यूजफुल है, जो फ्रेश वाटर है, जो ताज़ा पानी है, जो मीठा पानी है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%, यानी पूरा जितना भी वाटर है पूरी अर्थ के ऊपर उसका 2.7% जो वाटर है वही फ्रेश वाटर है, ओके। बाकी जो 97.3% जो वाटर है वो सेलाइन वाटर है, खारा पानी है जो हम यूज नहीं कर सकते, ओके। एंड 70% ऑफ दीज अकर्स इन एज आई शीट्स एंड द ग्लेशियर्स इन द अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन्स एंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब इसमें से 2.7% है, 2.7% का 70%, यानी कि लगभग 1.7% जो वाटर है वो 1.7% वाटर तो आइस के रूप में जमा है, बर्फ़ के रूप में जमा है। कहाँ पर, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, अंटार्कटिका हो गया, हिली रीजन्स हो गए, ग्रीनलैंड हो गया, वहाँ पर हमारे पास कितना पानी बचा, हमारे पास 1%। दस ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और वी कैन से दैट ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी हमारे लिए केवल 1% पानी ही बचा हुआ है, यानी इसे ही हमें किसी तरीके से यूटिलाइज करना है। और ये जो पानी है वाटर कैन नेदर बी एडेड और नोर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ये पानी है ना तो किसको हम जोड़ सकते हैं, यानी और पानी ऐसा नहीं कि मार्स से ले आएंगे, कहीं और प्लानेट से लेके आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ना ही ये पानी कम हो सकता, यानी जो 71% है ये पानी उतना ही रहेगा जितना कि अर्थ के ऊपर है, ओके। जितना पहले था, जितना आज है, उतना ही ये कल रहेगा, ओके। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कंस्टेंट, यानी कि इसकी टोटल जो वॉल्यूम है वो कंस्टेंट रहेगी। इट्स अबंडेंस सीम्स टू वेरी ओनली बिकॉज ऑफ द कंस्टेंट मोशन recycling through the oceans and the air and the land and the lake and the back again through the process of the evaporation, precipitation and the runoff, and thus this is known as the वाटर साइकिल। यानी ये पानी ये कैसे होता है, जैसे ये मान लीजिए कि ये लैंड रीजन है, ये ओशियन रीजन, ओके, ये ओशियन रीजन, तो यहाँ से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एवोपरेशन होता है, ऊपर की तरफ पानी जाता है, ठीक। कैसे जाता है, ऊपर की तरफ पानी जाएगा, ओके। ये ऊपर की तरफ पानी गया ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर कंडेंसेशन होगा जब टेम्परेचर कम होगा, कंडेंसेशन होने से क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनने के बाद फिर यहाँ से बारिश होगी, बारिश होने के बाद वापस पानी नीचे आ गया, ठीक, और वापस यहीं पे पहुँच गया, वापस इवेपोरेशन हुआ, तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। यानी इसी तरीके से पानी है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होता रहता है, बारिश के रूप में हमें मिलता रहता है, और ये 71% उतना ही बना रहता है। तो ये हमने समझा कि वाटर रिसोर्सेज कितना अवेलेबल है हमारी अर्थ के ऊपर, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। क्या है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ द फ्रेश वाटर सप्लाई। ज़्यादातर जो पार्ट है कंट्री के या फिर वर्ल्ड के वो वाटर शॉर्टेज को जो प्रॉब्लम है उसको फेस करें, वाटर स्कैरसिटी जिसको बोल सकते हैं, पानी की तंगी की समस्या से वो जूझ रहे हैं। कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सस्टेनेबल या फिर मोस्ट प्रोन टू द ड्रोट्स फेस द ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ द वाटर स्कार्सिटी। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो ड्रोट प्रोन एरियाज है। ड्रोट प्रोन एरियाज कौन से हैं, जहाँ पर सूखा पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारा राजस्थान हो गया, थार डेजर्ट हो गया, गुजरात हो गया एंड लेह लद्दाख हो गया, तो ये कौन से, ये ड्रोट प्रोन एरियाज है। तो यहाँ पर वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, थोड़ी सी बारिश कम हुई पानी की तंगी हो गई, ओके। दस वाटर शॉर्टेज मे बी द कंसिक्वेंस ऑफ द वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। अब वाटर शॉर्टेज कई सारे कारण हैं, एक तो ये कि जो सीजनल या एनुअल प्रेसिपिटेशन है उसमें अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए वाटर शॉर्टेज होगी, यानी कि कम हो गया पानी की तंगी होगी। सेकंड इसका कारण होता है दैट इज़ द ओवर एक्सप्लोइटेशन, हम बहुत ज़्यादा पानी को यूज़ करें, इसके कारण भी वाटर शॉर्टेज है। ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसके कारण भी वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ रही है। एंड थर्ड है दैट इज़ द कंटेमिनेशन,
यानी वाटर पॉल्यूशन। वाटर जितना 1% तो है ही सारा, उसको ही हमने पोल्यूट कर दिया, पानी की तंगी तो होनी ना। ये 3 बड़े कारण हैं। पहला है दैट इज द जो पहला कारण है वेरिएशंस इन द रेनफॉल, रेनफॉल में वेरिएशन है उसके कारण होती है वाटर शॉर्टेज। सेकंड हो गया हमारा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि पानी को जब हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं तो इससे भी पानी की तंगी हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में। तीसरा हो गया वाटर पॉल्यूशन, इसके कारण जो पानी अवेलेबल है वो हमने पोल्यूट कर दिया, हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं हुआ। 3 बड़े कारण हो गए। चौथा आप ऐड कर सकते हो ओवर पॉपुलेशन और द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इससे भी पानी की तंगी की समस्या आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने कंटेंट को समझा। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस को। लेट्स मूव, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, वाई सोयल कंजर्वेशन इज नीडेड, हमें सोयल को कंजर्व करने की नीड क्यों है, क्यों जरूरत है। ओके, सोयल इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, सोयल एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है विच इज द बेस ऑफ एग्रीकल्चर, और ये कृषि का, एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का आधार है। एग्रीकल्चर इसी के ऊपर डिपेंड करती है। वी गेट फूड ग्रेन्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से हमें खाद्यान्न मिलते हैं, भोजन मिलता है ना। एंड हेंस सोयल कंजर्वेशन इज नीडेड, इसलिए जरूरी है कि हम सोयल को कंजर्व करें, क्योंकि अगर सोयल को कंजर्व नहीं करेंगे तो सोयल है वो वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगी तो फूड ग्रेन्स कहाँ से आएंगे। ओके, सो वी नीड टू कंजर्व द सोयल। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड हमें क्वेश्चन दिया गया, डिफरेंशिएट बिटवीन मल्चिंग एंड द इंटरक्रॉपिंग। मल्चिंग और इंटरक्रॉपिंग में हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस बताना है। मल्चिंग क्या होती है, द एम्प्टी ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ स्ट्रॉ लाइक ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इसमें जो एम्प्टी ग्राउंड होता है प्लांट्स के बीच में उसको कवर किया जाता है, किससे कवर किया जाता है, स्ट्रो लाइक ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे भूसा हो गया उसे कवर किया जाता है। एंड दिस हेल्प टू रिटेन द सॉइल मॉइस्चर, इससे सॉइल का मॉइस्चर है वो जो नमी है वो बनी रहती है। ओके, ये मल्चिंग कहलाता है। और इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन हार्वेस्टिंग, यानी रेन वॉश से बचने के लिए क्या किया जाता है कि पंक्तियों में अलग अलग जो टाइप के प्लांट्स है वो लगा दिए जाते हैं। इससे जो बीच में स्पेस नहीं रह पाता और मिट्टी है उसकी पकड़ बनी रहती है जड़ों के कारण इन प्लांट की, और जो हैवी रेनफॉल का एरिया होता है पर्टिकुलरली वहाँ पे इंटरक्रॉपिंग की जाती है ताकि सोयल को कंजर्व किया जा सके। ओके, ये होती है इंटरक्रॉपिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, वाई ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, केवल 1% पानी है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अवेलेबल है, ऐसा क्यों है, बाकी पानी कहाँ गया। ओके, ये हमें बताना है। फ्रेश वाटर इज ओनली 2.7% ऑफ द वाटर ऑन द होल अर्थ, यानी कि जितना भी पानी पूरी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है उसका केवल 2.7% ही फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है, ताज़ा पानी है, बाकी क्या है, सेलाइन वाटर है। अबाउट 1.7% ऑफ दिस वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द आइस इन द पोल्स, अंटार्कटिका एंड द माउंटेनियस रीजन, यानी इस 2.7% में से 1.7% है वो अवेलेबल है किस रूम में, किस फॉर्म में, ये आइस की फॉर्म में है, जैसे हिली एरियाज हो गए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, वहाँ पर ये अवेलेबल है। कितना बच गया, 1%। सो देयरफॉर ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इसलिए हमारे यूज़ के लिए केवल 1% पानी रह जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस, एक्सप्लेन। हमें बताना है कि पानी है पूरी पृथ्वी के ऊपर कैसे फैला हुआ, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज अनइवन, यानी कि ये एक बराबर नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है। अबाउट 2/3 ऑफ द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओशन, यानी कि 2/3 66% के आसपास है वो ओशन में मिलता है। एंड रेस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ग्लेशियर्स, बाकी पानी या तो रिवर्स में या लेक्स में या पॉन्ड्स में या फिर ग्लेशियर में आइस की फॉर्म में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।